संगठन का साल भर जो हम काम करते हैं तो उसमें काम करने वाले, संगठन का विकास करने वाले, बढ़ोतरी करने वाले, डेवलपमेंट करने वाले जो लोग हैं उनको अपने आप को जानकारी के लेवल पर, विचारधारा के लेवल पर अपडेट करने की जरूरत होती है। इसके लिए उसको और ज्यादा से ज्यादा जानकार बनकर, विचारधारा की समझ पैदा करके फील्ड में जाकर हमें इस बात को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। ये लक्ष्य लेकर के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। 2030 तक हम लोग 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा करना चाहते हैं। तो हमारे सामने नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा तेजी से काम करने का लक्ष्य है। तो तेजी से काम करने का लक्ष्य है, अगर डिस्ट्रिक्ट के लोग संकल्प कर ले। ऑर्गेनाइज थिंकिंग एक अलग मामला होता है। ऑर्गेनाइज थिंकिंग के तरह आपको विचार करना चाहिए और उस विचार पर अमल करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट यूनिट के कार्यकर्ता साल भर में अपने जिले के सारे गांवों को पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मिश्राम जी, जो आपके कार्यकर्ता है वो यहाँ सुनते हैं और अपने इलाके में जाकर उस बात का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, तो अगर ये रिपोर्टिंग जो उनका सही है, अगर ये मान लिया जाए, पूरी तरह से सही तो नहीं है ये बात, मगर पूरी तरह से गलत भी नहीं कहा जा सकता। यदि इस बात को कुछ हद तक भी सही मान लिया जाए तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप यहाँ अपने आप को अपडेट करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करो। क्योंकि अभी हमारे रणनीति में, संगठन के रणनीति में एक बहुत बड़ा मौलिक बदलाव किया गया है। अभी केवल संगठन शक्ति निर्माण करने का काम हम नहीं करेंगे केवल मात्र, बल्कि इसको मैदान में आजमाने का काम करेंगे। और इसकी शुरुआत नागपुर से बड़े पैमाने पर हुई है और 2030 तक इस देश में 6 लाख गांवों का आंदोलन खड़ा होना चाहिए। कुछ 5 महीने 29 दिन तक यदि आप 6 महीने में 1 दिन सड़कों पर लोगों को उतारते हो तो क्या करना होगा? तो 5 महीने 29 दिन तक फील्ड में जाके कमेटियां बनाओ, आंदोलनों की, आंदोलन करने वाले लोगों की कमेटियां बनाओ। 5 महीने 29 दिन यदि आप वो कमेटियां बनाते हो तो 1 दिन में वो कमेटियां लोगों को सड़कों पर उतार देगी। तो वो कमेटियां हमारा संगठन जो है उसका काम करेगी। अगर 6 महीने में आप ऐसा काम करते हो तो अभी मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से मैं ये काम कर रहा हूं। तो अभी मेरी उम्र 66 खत्म हो गई है और 67 साल में मैंने प्रवेश किया। तो इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूं। तो संगठन शक्ति 32 राज्यों में पहुंच गई है, 567 जिलों में पहुंच गई है और अभी नए जिले इसमें ऐड हो गए हैं। तो
30 तक हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन मैदान में करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ केवल सुनने मात्र का काम नहीं करना है, बल्कि आपको अपने अपने गांव में पहुंच जाओ। नौकरी करने के लिए गांव को छोड़ दिया, शहरों में आ गए, अभी आंदोलन करने के लिए गांव में जाओ। तो गांव में जाने का भी और थोड़ा सरल फार्मूला बता देता हूं और सरल कर देता हूं। बहुत आसानी से आप जा सकते हो, लोगों को बता सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। तो एक तरीका ये है कि आपकी माँ जिस गांव की रहने वाली है, जहां उसका जन्म हुआ, वहां जाओ। मामा का गांव होगा, तो मामा का गांव होने की वजह से 2-3 बातें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके घर में रहेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मामा का ही घर है तो रोटी की कोई समस्या नहीं आएगी। रोटी भी माँ भांजा आया है तो मामा तो नहीं बोलेगा ना। मामा का मतलब समझते हो, जिसके पास 2 माँ का प्यार है, माँ माँ। मामा बोले तो 2 माँ का प्यार है ना, तो वो आपको घर में जगह आपको मिल जाती है, खाना भी मिल जाता है, और उसी के घर में 10-20 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी होती है। तो अलग से कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, नया पैसा खर्चा किए बगैर वहां आप मीटिंग कर सकते हैं। तो माँ के जन्म गांव को आप जाकर बहुत आसानी से, वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपका रिलेटिव का गांव है, मामा का गांव है, दूसरा आपके बाप का गांव। मान लो आपका बाप का गांव है, आपने गांव छोड़ दिया, आप नौकरी करने के लिए शहर में आ गए, तो आप अपने गांव में जाओ। तो गांव में आपको लोग पहचानते ही है, वहां 10-20 लोगों को इकट्ठा करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आपको माँ के गांव में कमेटी बन जाएगी, बाप के गांव में भी कमेटी बन जाएगी। माँ के गांव में जाकर उनसे रिश्तेदारों की जानकारी ले लो, बाप के गांव में जाकर अपने रिश्तेदारों की जानकारी इकट्ठा करो, और उनके रिश्तेदारों के यहाँ जाकर एक कमेटियां बना। क्योंकि हम लोग साधनहीन समाज के लोग हैं, तो साधनहीन समाज को कोई टाटा बिरला अंबानी पैसा देने वाला नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को आंदोलन के लिए कैसे खड़ा करना है? साधन तो है नहीं, तो साधनों के बगैर किस तरह से विशाल आंदोलन खड़ा करना है, इसलिए ये बात आपको समझा रहा हूं। इस तरीके से आप, ज्यादा समय नहीं है, 2023 चल रहा है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 साल। तो 6 महीने में एक आंदोलन, साल में 2 आंदोलन, तो 14 आंदोलन होंगे 7 साल में। तो आंदोलन कैसे फैलता है? तो पहले बात तो आपको कमेटियां बनाने का काम करना है। कमेटियां कैसे बनाना है वो बात मैंने आपको बताई। उसके बाद में आपको समय जो राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाएगा, उस समय पर उनको सड़कों पर आने के लिए कहना है, और इस तरह से 6-6 महीने में अगर आप आंदोलन करके लोगों को सड़कों पर बुलाओगे, तो ये आंदोलन बहुत कम समय में 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब लोग आंखों से आंदोलन देखेंगे, तो जैसे आंख की बीमारी होती है ना, जिसको आंख की बीमारी होती है, अगर वो आदमी दूसरों के आंखों की तरफ देखे तो बीमारी उसको लग जाए।
वो आंदोलन अगर लोगों ने देख लिया, वो खुद ही जाकर के गांव में इसका प्रचार करेगा। अगर अखबार वाले खबर छापते हैं कि नहीं छापते हैं, और नहीं छापते हैं तो भी आपका गांव 6 लाख, आपका मैसेज 6 लाख गांव में पहुंच जाए। और इस तरह से ये 14 आंदोलन में 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, और कमेटियों के माध्यम से आपका भौगोलिक नेटवर्किंग 6 लाख गांव तक पहुंच जाएगा। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हमारी रणनीति में केवल संगठन शक्ति निर्माण करने का प्राथमिक लक्ष्य नहीं रहा है। अभी हमारा प्राथमिक लक्ष्य आंदोलन करना है, और जब देशव्यापी आंदोलन होगा तो ही लिबरेशन होगा, आजादी होगी। एक तो ये बात है। दूसरा है सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग में क्या करना है? 6247 जाति के टुकड़े ब्राह्मणवादी लोगों ने बनाए। तो 6247 कार्यकर्ता को 6247 जाति के लोगों को जगाने के लिए, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ने के लिए, जोड़े हुए लोगों से संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए, और संगठित शक्ति का उद्देश्य पूर्ति के लिए उपयोग और प्रयोग करने के लिए हमें 6247 जाति के टुकड़ों को जोड़ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए जो करोड़ों लोग चाहिए, वो करोड़ों लोग आपको आंदोलन के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये 2 कमेटियां आपको बनानी है गांव स्तर तक। आज भी भारत में 70% जनता गांव में ही रहती है। अगर गांव के लोगों ने आंदोलन पकड़ लिया तो गांवों के लोगों ने आंदोलन पकड़ने के बाद शहरों के लोग आपके आंदोलन में कूद जाएंगे, और बड़े पैमाने पर कूद जाएंगे। ऐसा पूर्वानुमान है, अनुभव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी आपको गांवों पर कॉन्सेंट्रेट करना है, विशेष ध्यान देने का काम करना है। ये काम आपको करना है। मगर अभी हमको वामसेन का नहीं, तो आंदोलन करने वाला जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, उसको खड़ा करने पर ज्यादा आपको ध्यान देना। भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलन को, आंदोलन करने वाले संगठन को प्राथमिकता देकर खड़ा करना, इस पर ध्यान। अगर लाखों, क्योंकि ये जो बदमाश लोग हैं, इन लोगों को समझाने से उनको समझ में नहीं आता, और समझ में नहीं आता इसलिए वो गलत काम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, समझ में आने के बाद गलत काम कर रहे। समझ बूझ कर, विचार पूर्वक प्लानिंग बनाकर आपके विरोध में काम कर रहे हैं, तो उनको समझाने का कोई मतलब नहीं है। समझाने का कोई मतलब नहीं है, उनको निपटना, समझाने का नहीं, निपटना हो। तो हम लोग निपटने की तैयारी कर रहे हैं। वही बात मैं आपको बता रहा हूं। निपटने का मतलब है ऐसा नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है? तो मतलब है नहीं। कांग्रेस जाती है दिल्ली में तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती तो कांग्रेस आती है। तो 3.5% ब्राह्मणों के संगठन को SC ST OBC के 74.5% लोग समर्थन देते हैं।
इस वजह से ही वो दिल्ली में पहुंचते हैं। अगर उनको दिया जाने वाला समर्थन अपने मुक्ति के लिए दिया जाना शुरू हो जाता है, बस हो गया निपटा। तो सिंपल बात है हमारे लोगों को, आप अपने दुश्मनों को समर्थन दे रहे हैं, विड्रॉ करो और अपने संगठित शक्ति के समर्थन में खड़े हो जाओ। तो वो लोग आर्मलेस हो जाएंगे, वो लोग आर्मलेस हो जाएंगे, उनके हथियार हम लोग हैं। अगर उनका समर्थन बंद हो जाएगा तो वो लोग आर्मलेस हो जाएंगे। आर्मलेस लोग लड़ाई करने लायक नहीं रहते। तो ये बात हम लोगों को समझ करके ध्यान रख के काम करना होगा। दोबारा ये बात कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान की जो थ्योरी है वो SC ST OBC को ब्राह्मणों का गुलाम बनाने की थ्योरी है। SC ST OBC को हिंदू बनाने का, हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू मुसलमानों की दीपिका दी है। तो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। जब ये बात हमने कही तो आजकल ब्राह्मण लोग हिंदू कहने के बजाय सनातन धर्म कह रहे हैं। सनातन शब्द तो संस्कृत भाषा का नहीं है, तो पाली भाषा का है। इस धर्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। यह यमक वर्ग में धर्म पद में लिखा हुआ है, बुद्ध का है ये प्रवचन। तो ब्राह्मणों का तो यह है नहीं है। तो इसलिए सनातन शब्द भी उनका नहीं है। जो विदेश से आए हुए ब्राह्मण है उनका यहाँ क्या हो सकता है? कुछ नहीं। जो अयोध्या में वो राम मंदिर बना रहे हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं। आपको बता रहा हूं कि पाली भाषा में दशरथ जातक नाम का जातक है। दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है। अयोध्या में जो भूमि पर राम मंदिर बन रहा है वो ब्राह्मणी राम है, बोधिसत्व राम नहीं है। वहां से दशरथ जातक से ब्राह्मणों ने चुराया और चुरा कर रामायण बनाया। इसका मैंने वीडियो बनाया तो एक ब्राह्मण ने आकर कहा, मुझे कहा चलो ठीक है आपकी बात मान लेते। तो मैंने कहा मानने के अलावा क्या विकल्प है करने की? मानने होगा ना, सबूत दे रहा हूं, क्या विकल्प है? कहा कि ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, फिर आप लोग राम को क्यों नहीं मानते? तो मैंने कहा ये नकली राम को क्यों मानेगा? ये बोधिसत्व राम ओरिजिनल है ना। तुम्हारा ये नकली राम जो है, पंजाब में मैं संगठन बढ़ाने के लिए गया तो वहां हमारे एक आदमी का नाम भी है नकली राम। हमारे लोगों के पीछे ही नाम रखते हैं राम। जितने लोग हैं तो ब्राह्मण के में राम शब्द नहीं लगता। जितने SC ST OBC के लोग हैं उनके ही नाम में राम लगता है। उसका कारण दशरथ जातक है। दशरथ जातक में राम शब्द है, इसकी वजह से हमारे लोगों ने राम को लिया हुआ है। अब उसी राम को ये ब्राह्मण लोग जो है ब्राह्मणी राम में रूपांतरित करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर बना रहे। उस जमीन पर बुद्ध ने 3000 भिक्षुओं को 16 साल तक प्रवचन किया। ये जो साकेत है वो अयोध्या नहीं है। ये जो अयोध्या में ये लोग राम जन्मभूमि बना रहे हैं ना, वो उसका ओरिजिनल नाम अयोध्या नहीं है, साकेत है। उसका ओरिजिनल नाम डॉक्यूमेंट्री है, साकेत है, अयोध्या नहीं। अयोध्या तो रामायण में है। रामायण का किताब है, जमीन पे कहा रामायण जो है वो किताब है।
जमीन नहीं है। जमीन तो जो मैंने आपको कहा वो है साकेत। जमीन का नाम साकेत है। तो साकेत पर ये लोग अयोध्या बना रहे हैं। और आखिर इस संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहता हूं जो बहुत अहम है। मुस्लिम लोगों की जो लीडरशिप है वो ब्राह्मण लोगों के गांव पे जो समझ लेते। ब्राह्मण लोग क्या कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। वो मुसलमान लोग ये ब्राह्मणों के गांव में तो समझ नहीं रहे। जब लड़ाई हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान होती रहेगी तो एससी एसटी ओबीसी मुसलमानों के साइड में लड़ेगा क्या? ब्राह्मणों के साइड में चलते हैं। एससी एसटी ओबीसी जब मामला हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान होगा तो जो एससी एसटी ओबीसी मुसलमानों के साइड में जाएगा क्या? तो ब्राह्मणों के साइड में चल जाएगा। मुस्लिम लीडरशिप को मेरा अनुरोध है कि बाबरी मस्जिद का आंदोलन होने के पहले ये ब्राह्मण लोगों की, आरएसएस के ब्राह्मणों की क्या ताकत थी? अरे इनको तो 1952 के चुनाव में कैंडिडेट खड़े करने के लिए आदमी नहीं मिलते थे, ब्राह्मण नहीं मिलते थे। 1952 के चुनाव में आरएसएस जनसंघ के लोगों को कैंडिडेट खड़े करने के लिए आदमी मिले। जब हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कैसे होता है? बराबरी में ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं और मुसलमान भी खड़े हो जाते हैं। जब दोनों खड़े हो जाते हैं तो मामला हिंदू मुसलमान होता है। अगर अकेले ब्राह्मण खड़े हो जाए, हिंदू हिंदू हिंदू, 2-3 दिन में यार 2-3 दिन में घर में वो खबर ही नहीं आती। हिंदू मुसलमान, हिंदू वो जो साइड वाले लोगों की जो बस मैदान में कोई काम धंधा तो होता नहीं। तो मैं आप लोगों को खासतौर पर ये बात समझा रहा हूं कि जो मुस्लिम लीडरशिप है उस मुस्लिम लीडरशिप ये आरएसएस के ब्राह्मणों का दाव पेच समझ नहीं रही। या तो ये बात सही है या तो दूसरी बात सही है, ये मुसलमानों की जो लीडरशिप है शायद आरएसएस वालों के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। या दो बात है, दो में से तीसरी बात है नहीं। मगर मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुस्लिम लीडरशिप आरएसएस के साथ मिली भगत से एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मणों के अकाउंट में जमा कर दे। जब हिंदू बन जाते हैं ना हिंदू, तो एससी एसटी ओबीसी का अकाउंट जीरो हो जाता है। हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग ब्राह्मणों के अकाउंट में जमा हो जाते हैं और उनमें शाम का अकाउंट खाली हो जाता है। तो मैं मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम अवाम को और मुस्लिम लीडरशिप को ये अनुरोध करता हूं, अरे इस चीटी को हाथी क्यों बना रहे हो? ये 3.5% चीटी को तुम हाथी क्यों बना रहे हो? और हाथी बन जाएगा तो सबसे पहले तो तुम्हारी सर पर पैर रखेगा। अभी मस्जिद को रखा आपने, तो अगर चीटी को हाथी बना दिया तो मस्जिद को पैर रख दिया। तो मैं मुस्लिम अवाम को, मुस्लिम लीडरशिप को, मुस्लिम इंटेलिजेंसिया को अनुरोध करना चाहता हूं कि आरएसएस के इस दांव पेच को समझे।
कुछ मुस्लिम इंटेलिजेंसिया ऐसा कह सकता है, तो आप क्या कहना चाहते हो? हम लोग उनसे लड़े नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनसे आप लड़ो। जैसे ब्राह्मण मुसलमानों से नहीं लड़ता, ब्राह्मण SC ST OBC को मुसलमानों से भिड़ा देता है। ब्राह्मण क्या करता है? SC ST OBC को मुसलमानों से भिड़ा देता है, वो नहीं लड़ता मुसलमानों से। मैदान में SC ST OBC को उतार देता है। अगर ब्राह्मण SC ST OBC को मैदान में उतार देता है मुसलमानों के विरोध में, तो मैं मुस्लिम लीडरशिप को, इंटेलिजेंसिया को प्रस्ताव देता हूं चुप करने ऊपर, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। ये काम तुमको करना चाहिए था, जैसे RSS कर रही है। इसके लिए RSS पहल कर रही है हिंदू के लिए, तो तुमको मेरे से संपर्क करने के लिए पहल करना चाहिए था। ये काम तुम कर नहीं रहे हो, तो मैं ही कर रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने प्रस्ताव दे रहा हूं, ये लड़ाई मैं लड़ता हूं ना। SC ST OBC को मुसलमानों के विरोध में वो लोग मैदान में उतारते हैं, जहां जहां मांग से भारत मुक्ति मोर्चा मजबूत हो गया, वहां फसाद करने के लिए ब्राह्मणों को SC ST OBC नहीं दिया, वहां फसाद बंद हो गया। अरे मैं ही फसाद बंद कर सकता हूं। भारत सरकार का होम डिपार्टमेंट है ना, होम मिनिस्टर वगैरह, कुछ जरूरत नहीं है, मैं ही बंदोबस्त कर देता। तो मैं आप लोगों को ये बात खास तौर पर समझाने के लिए बात बताना चाहता हूं और इस पर अनुरोध करना चाहता हूं कि मुस्लिम अवाम, मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम इंटेलिजेंसिया इस पर विचार करे। रहा सोशल मीडिया का मामला, तो सोशल मीडिया ही आने वाले समय में हमारा सबसे बड़ा मीडिया है। इसलिए आने वाले समय में जैसे वामसिक संगठन हमने बनाया, वैसे मीडिया संगठन हर गांव में, ब्लॉक में, तहसील में, जिले में, कमिश्नरी में, स्टेट में, रीजन में, जोनल में, सेंटर में, ऐसा 2030 तक एक मीडिया, सोशल मीडिया खड़ा किया जाएगा और उसमें 15 लाख लोगों को